नमस्कार मित्रों, वैदिक अकादमी महमूदाबाद के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीटेट 2024 एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, उसके लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि लगभग हर बार वैसे ही प्रश्न बार बार वैसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो उसी क्रम में इस वीडियो में आप देखेंगे मेरे साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि मैथ के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हमने शिक्षण शास्त्र से संबंधित गणित के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। इसमें केवल आपके कैलकुलेटिव जो मैथ होता है, कैलकुलेशन वाला जो मैथ होता है, वो क्वेश्चन लिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत ही आसान प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए तो आप अगर देखेंगे बेसिक्स एकदम क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपको ये प्रश्न दिख रहा है, जो कि एकदम बेसिक सा प्रश्न है, जिसमें पहली बात कह रहे हैं कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर कितना है। ठीक है, समझते हैं। स्थानीय मान मतलब कि स्थान क्या है। स्थान मतलब कि उस अंक का स्थान कहाँ पर है। स्थान का कहने का मतलब, जैसे अगर हम इधर से गिनते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे स्थान होते हैं सारे। और इसमें अगर हम बात करें तो 5 का स्थानीय मान पूछा है। 5 का स्थान है वो 5 सैकड़ा पर है, मतलब 500। तो इसलिए 5 का स्थानीय मान कितना कहा जाएगा, 500। ठीक है। और फिर कहा गया अंकित मान। अंकित मान का मतलब होता है, इसको कभी कभी जातीय मान भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू और इसको फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू में अगर 7 की बात करी जा रही है तो अंकित मान वही अंक हो जाता है इसका कहा गया है। कहेंगे दोनों अंकित मान में अंतर कितना है। अंतर देखेंगे 500 में से यदि 7 घटाएंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन बी 493। बहुत ही सिंपल प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, करते चलेंगे। लगभग हर परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको करना आप सीख लीजिए। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, लगभग ज़्यादातर बच्चे ऐसे प्रश्नों को करना जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस ये रिक्त स्थान है दहाई, तब रिक्त स्थान पर संख्या, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर संख्या ज्ञात करेंगे आप। कैसे ज्ञात होगी संख्या, भाई कौन सी संख्या आनी है यहाँ पर, तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका होता है, इधर देखिए लिखा हुआ है 30,028 और बराबर 28 इकाई। इकाई का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब 28 गुणा 1 लिख दीजिए। प्लस 28,000 लिखा है। हज़ार का मतलब होता है 1000, 1000 का मतलब 1000 है ना। तो ये आपका, और प्लस ये यहाँ पर दहाई का मतलब 10 होता है, तो क्वेश्चन मार्क इंटू 10 बन रहा है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि भाई ये 30,028 इधर बन रहा है और 28 और ये 28,000 बन रहा है। तो 28 और 28,000, 28,000 28 हो गया। इसका मतलब इधर से जब हम इधर इसको लाएंगे तो ये माइनस करेंगे, 28,000 28 को माइनस कर देंगे, इधर जो वैल्यू इतनी बची है इसका मान निकल के आ जाएगा। इसको ज़रा सॉल्व करिए। इधर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इधर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 30,028 में से 28,028 को माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है हमारे पास कितना बचना है, 2000। तो 2000, और यहाँ पर देखिए गुणा लिखा हुआ है 10। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ रही है, मतलब जो रिक्त स्थान पर भरा जाएगा, वो कितना भरा जाएगा, 200। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। बहुत ही बेसिक से प्रश्न होते हैं, इनको यदि बना लेते हैं तो आप निश्चित ही क्वालिफाई कर पाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है, कहा गया है 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तो भागफल ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप भाग करेंगे 108 से किसको, 80,000
808 को, तभी तो हमको शेषफल पता चलेगा। इसको भाग करते हैं, ज़रा कितनी बार आप इसको भाग करेंगे तो 7 बार अगर करेंगे तो यहाँ पर 756 बन जाता है। 8 से 6 जाएगा 2, यहाँ पर 10 से 5 जाएंगे और 5, यहाँ पर 0 अगर ले आएंगे तो यहाँ पर अब अगर लगाएंगे तो हम 4 बार इसको भाग कर सकते हैं, तो 400 हो जाएगा 32। 10 से 2 जाएगा 8 बच जाएगा, और यहाँ पर देखिए 11, 11 से 3 जाएगा 8, 1 ये 8 बचा हुआ, इसको भी अगर लाएंगे तो अब हम 8 बार में लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 864। यहाँ पर अगर देखें तो ये 4 और ये 2 शेष बच रहा है, यहाँ पर शेष बच रहा है 24। दूसरा भाग आपका इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि इससे जो भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। ज़रा इसको भाग करेंगे तो 109 से हम भाग कर रहे हैं किसको, तो 109 से हम भाग कर रहे हैं इस 90,909 को। ज़रा देखेंगे इसमें शेष कितना मिलेगा, इसको भाग करेंगे। देखिए कितनी बार हम इसको भाग कर सकते हैं, 8 बार में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 872। 9 से 2 जाएगा 7, और 10 से 7 यहाँ पर 10 से 7 जाएंगे तो बचेगा 3। तो इस तरीके से अगर 0 आप उतारेंगे तो आप लगा सकते हैं 3 बार पहाड़ा, तो 3 बार लगाएंगे तो 300 हो जाएगा कितना, 27। और इसको भाग करेंगे 10 से 7 जाएगा यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 से 2 जाएगा, यहाँ पर 4 बच रहा है, यहाँ पर 9 उतार लिए। अब हम 4 बार लगा देंगे तो 436 बन रहा है, इसका मतलब 3 शेष यहाँ पर बच रहा है। इसका जो शेष प्राप्त हुआ है 24 और इसका जो शेष प्राप्त हुआ है 3, कह रहे हैं को भाग दिया जाता है तब भागफल क्या होगा। इन दोनों को यदि भाग देंगे तो भागफल क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। सही उत्तर कितना होगा, ऑप्शन ए। समझ गए हैं, जो चीज़ कही गई है वैसे ही आप किए और उत्तर आपको मिल जाएगा। बेसिक सा भाग का प्रश्न है, ठीक है। यदि भाग करना जानते हैं तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि यदि 603 गुणा 28 बराबर 63 गुणा 4 गुणा, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया, इस पर क्या संख्या आएगी ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी इसको पूछा जा रहा है। इसको देखते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। आप यहीं पर ये लिखा हुआ है मान, इसको जरा सॉल्व करिए, किससे विभाजित हो रहा है उससे कर दीजिए। जैसे हम इसको विभाजित करना चाहें तो हम कर सकते हैं 9 से, क्योंकि 9 से ये 7 बार में विभाजित हो जाएगा, 9 सती 63, और 9 से इसको अगर विभाजित करेंगे तो आप 9 छाक 54 और 9 सते 63 कर सकते हैं। यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, यहाँ से देखिए 4 और 4 कैंसिल हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर केवल 67 बच रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 67। राइट आंसर क्या हो गया, 67। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही आसान प्रश्न आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आते भी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये दिया गया है, कहा गया है 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भाग 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। समझ लेते हैं कि यहाँ पर 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज कहा गया है। सार्वगुणज कहने का मतलब है इन सबके गुणा में आ सकता है, इन सब से वो विभाजित हो जाएगा, वही तो गुणज होता है। और सबसे छोटे की बात कही गई, इसका मतलब यहाँ पर एलसीएम कह रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त कह रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब हमको एलसीएम लेना है। और फिर सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड की बात कही गई है, जो कि 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है। कहने का मतलब ये हो जाता है कि इन सबको विभाजित कर देगा, इनका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा सबसे बड़ा की बात, तो वो होता है HCF। तो कहने का मतलब इनका आपको LCM लेना है और इसका HCF लेना है, वही उत्तर होगा जो कि 200 और 400 के बीच में ही आना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे 30, 45 और 60 का यदि आप सबसे छोटा सार्वगुणज लेते हैं तो सबसे छोटा आपका सार्वगुणज मिलता है 180, ठीक है। और यदि आप इनका सबसे बड़ा गुणनखंड लेते हैं तो गुणनखंड जब आप लेंगे तो आप पाएंगे कि इनका गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा, HCF जो हम बात कर रहे हैं, HCF क्या हो जाएगा, ये सबसे विभाजित हो रहा है, किससे विभाजित हो रहा है, 3 से ही सारे विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब HCF क्या आ जाएगा,
3 आ जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है कि 200 और 400 के बीच आना चाहिए आपका सबसे छोटा सारा गुणनखंड। क्या ये 200 और 400 के बीच है? नहीं, ये 200 से छोटा है। हमको कौन सा लेना है? 200 और 400 के बीच। तो यदि ये नहीं है, यदि ये एलसीएम महत्तम समापवर्त नहीं है, तो इसका मतलब इसका ही गुणज जो होगा वो इनके बीच में आना चाहिए। तो इसका गुणज 1 बन रहा है, अगर 2 बार हम गुणा कर दें तो ये बन रहा है 360। यदि 180 इनसे विभाजित है तो 360 भी इनसे विभाजित हो जाएगा। तो ये आप अगर देखें तो 360 हो रहा है। यदि हम इन दोनों को भाग करें, यदि 360 को भाग करें किससे? एचसीएफ से, 3 से, तो उत्तर कितना मिलना है आपको? देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 0 120। सही उत्तर क्या होना चाहिए? 120। क्लियर है? चलिए, इतनी ही बात बस समझनी है आपको। ऐसे प्रश्न समझ जाते हैं तो आप करके आएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है, कहा जा रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 के आधे से छोटे होने का मतलब ये है कि वो 50 से तो छोटी है, तो 50 से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच है। 4 दहाई का मतलब 40 और 5 दहाई का मतलब 50, तो इसका मतलब 40 और 50 के बीच में है। तो ये 40 और 50 के बीच में ही कोई संख्या आ रही है, ठीक है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। इकाई का जो अंक है वो दहाई से 1 कम है। तो इसका मतलब यदि इकाई का अंक हम ले लें कोई है, तो इसका मतलब जो दहाई का अंक होगा वो x+1 हो जाएगा। इससे 1 कम है ये, तो ये x+1 है, तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा? केवल x हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर कहा गया है आगे, यदि संख्या में अंकों का योग जो है वो 7 है, यदि ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, इन दोनों अंकों को अगर जोड़ दें तो कितना मिल जाना चाहिए? 7 मिल जाना चाहिए। तो अंकों का गुणनफल बताइए कितना है? पहले अंक तो ज्ञात कर लें, तो अंक यहाँ से ज्ञात हो जाएंगे। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 2x7 - 1 2x6, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यदि x की वैल्यू 3 है तो जाहिर सी बात है कि जो आपका दहाई का अंक बनेगा वो बनेगा 4 और जो इकाई का अंक बनेगा वो आपका बन जाएगा 3, इससे 1 कम। अब इन दोनों का गुणनफल पूछा गया। गुणनफल 4 × 3 करेंगे, 4 × 3 कितना मिलेगा? 12। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही आसान प्रश्न है, आप बस समझ लीजिए कैसे करना होता है, कैसे आप इनको करते हैं। यदि आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जो है आपका, इसमें कहा जा रहा है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। यदि 2/3 लड़कियां हैं और कहा गया शेष लड़के हैं, और शेष लड़के हैं, तो शेष कितने हुए? यदि हम बात कर रहे हैं 2/3 की, 2/3 का मतलब होता है 2/3। इसका मतलब 2/3 अगर लड़कियां हैं तो शेष जो बचेगा वो 1/3 बचेगा। ठीक है, टोटल 1 में से यदि हम 2/3 घटाएंगे तो 1/3 बचेगा। 3 में से 2 लड़कियां हैं तो 1 लड़का है। इसका मतलब ये लड़के जो हैं वो कितने हो जाएंगे? 1/3। तो 1/3 है लड़कियां, ठीक है, और शेष लड़के कितने आ गए? 1/3। लड़कों की संख्या के 3/4 और जो भी लड़कों की संख्या निकलेगी उसके 3/4 खिलाड़ी हैं, और जो खिलाड़ी नहीं हैं, यहाँ पर समझिएगा 3/4 का मतलब होता है 3/4। ये खिलाड़ी हैं, ये क्या है? ये खिलाड़ी हैं, लेकिन जो खिलाड़ी नहीं हैं वो पूछा गया है। तो नहीं वाले, तो जो खिलाड़ी नहीं हैं उनकी अगर संख्या निकालेंगे हम तो कितनी होगी जरा बताइए। अगर खिलाड़ी नहीं वाला आप कह रहा है तो आप यहाँ पर समझिए 3/4 अगर खिलाड़ी हैं तो इसका मतलब 1/4 खिलाड़ी नहीं है। 4 में से 3 खिलाड़ी हैं तो 1 नहीं है, इसका मतलब 1/4 खिलाड़ी नहीं है। अब जरा क्वेश्चन समझिए, 360 विद्यार्थी थे तो 360 में से 1, ये आपका 1/3 ही तो लड़के हैं, तो इनका 1/3 निकाल लें। और उसका कह रहे हैं कि आपको उसमें भी लड़कों की जो संख्या आएगी, यहाँ पर लड़कों की संख्या ज्ञात होगी 1/3, और उसमें कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। इसका मतलब जो खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी नहीं कितने नहीं है? ये 1/4 नहीं है, तो वो संख्या पूछी गई जिसका भी 1/4 निकाल देना है आपको, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4 × 3 = 12 और यहाँ पर हो जाएगा 12, कितना हो गया आपका 12 और सॉरी ये 12 × 3 = 36। तो यहाँ पर आपका बन रहा है कितना? यहाँ पर 4 × 3 = 12 और 12 से 3 बार में विभाजित हो रहा है, 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये आंसर हो गया आपका। समझ गए हैं? एक बार में आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। बस ये तिहाई वाले क्वेश्चन, 3/4 ऐसे करके क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनको ज़रा समझ लीजिए। आप बार बार ये नहीं लिखेंगे उसको घटाएं ऐसे करके, वो आपका ऐसे भी उतना ही उत्तर आना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। आप केवल सोच लीजिए, बस आपको उत्तर मिल जाएगा। भाई 3 में से 2 लड़के हैं तो इसका मतलब लड़कियाँ हैं तो एक लड़का होगा, तो इसका मतलब 1/3 जो है वो लड़के हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी तो तुरंत आप कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपये में खरीदा। उसने 8,076 रुपये का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ है। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है ये बताना। प्रत्येक किस्त की राशि कैसे निकलेगी? सबसे पहले आप देखिए, ये निकालिए कि शेष रकम देनी कितनी है। तो अगर ये 49,553 में किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, स्कूटर को खरीद रहे हैं, और उसमें से इन्होंने दे दिया है रुपया कितना, 8,076 रुपये नगद दे दिया है, तो ये हटा दीजिए क्योंकि ये तो दे चुके हैं, ये तो देना नहीं है। तो इसका मतलब 13 से 6 जाएगा तो यहाँ पर 7 बच जाएगा, 14 से 7 जाएगा 7 बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 4 और 9 में से 8 जाएगा, ये बच गया 41,477 रुपये। अब इसी रुपये को आपको देना है कितने, 37 किस्तों में देना है। तो इसका मतलब इसी रुपये को आप 37 भागों में विभाजित कर दीजिए। तो इसको हम भाग कर देंगे किससे, 37 से। यदि आप 37 से भाग करते हैं, ज़रा देखिए 37 से एक बार पहाड़ा लगेगा आपका, 37 एकम 37 तो बच जाएंगे 4, फिर से 37 एकम 37, ऐसा ऑप्शन एक ही मिल रहा है, आपका सही उत्तर हो जाएगा 1121। पूरा भाग कर सकते हैं आपको। ठीक है, 2 बार में लगाएंगे फिर 1 बार में लगाएंगे, वो भी आपको उतना ही मिल जाए। लेकिन विकल्प में जब एक ही ऑप्शन मिल रहा है 11 वाला और कोई ऑप्शन नहीं है, सीधे आप देखकर भी उत्तर लगा सकते हैं पूरा भाग किए बगैर, यही वाला उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 बजे पहुंची। यात्रा में लगा समय ज्ञात करना है। समझिएगा, शुक्रवार को चल रही है, शनिवार को पहुंच रही है, दिन बदल रहा है यहाँ पर। तो सबसे यहाँ पर देखिए 13:15 का मतलब ये शाम का समय, दोपहर के बाद का समय है 13:15, और यहाँ 7:30 का समय दिया गया, इसका मतलब ये सुबह का समय है। तो आप समझिए जब दिन बदल रहा है तो आप इनको कैसे निकालेंगे कि यात्रा में लगा समय कितना है। तो कैसे करते हैं जरा। एक दिन जो होता है आपको मालूम होगा कि 24 घंटे का होता है। तो यदि 24 घंटे का होता है उसमें से 13 घंटे 15 मिनट बीत चुका है, 13:15 समय होने का मतलब 13 घंटे 15 समय बीत चुका है। तो इसका मतलब टोटल 24 घंटे में से ये जो समय आपका है 13:15 ये बीत चुका है। तो हमको देखना है कितना आगे का समय जो बचा है उसको निकाल लेते हैं ज़रा। तो इसको जब हम ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ से हम घटाएंगे तो ये घटाने का तरीका जो होता है आम जो आप घटाते हो उससे अलग होता है। कैसे? क्योंकि हम समय को घटा रहे हैं और समय में एक तरफ घंटा लिखा होता है, एक तरफ मिनट लिखा होता है। तो यहाँ से अगर नहीं घटा सकते तो यहाँ पर जब भी हम इधर से 1 हासिल ले जाएंगे तो 1 हासिल का मतलब ये पूरा 1 घंटा जाएगा, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो मिनट की तरफ हम इसको कितना लिखेंगे, 60 लिख देंगे। यदि 60 लिख देंगे, 60 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 1 घंटा चला जा चुका है, यहाँ पर 23 घंटे बचे हैं। तो इसका मतलब इधर 23 में से 13 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 घंटे 45 मिनट का टाइम शुक्रवार को लग रहा है। लेकिन ट्रेन तो पहुंच रही है शनिवार को, मतलब अगले दिन। तो शनिवार को भी देखेंगे कितने बजे पहुंच रही है, 7:30 बजे। ये सुबह का टाइम है, इसका मतलब 7.5 घंटा हो चुके हैं। तो वो भी 7.5 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 17। तो कहना 17 घंटा 75 मिनट। 75 मिनट का मतलब क्या होता है, इसमें एक 60 छपा हुआ भाई, 60 और प्लस 15 मिनट एक्स्ट्रा। तो 60 मिनट जो है ये तो 1 घंटा हो गया, उसको आप इधर जोड़ लेंगे। इसका मतलब 18 घंटा और 15 मिनट का आपका समय लग जाएगा। क्लियर है? ये 1 घंटा हो गया, 17 1 18 और ये 15 मिनट, तो 18 घंटे 15 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, ये आप घटाना सीख लीजिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ज़रूर मिलना है आपको, पेपर में आता ही है, हर बार आते हैं ऐसे प्रश्न। समय का आप घटाना वगैरह सीख लीजिए कैसे होता है। ठीक है, तो ऐसा ही प्रश्न है, समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं।
चलिए, इस प्रश्न में कहा गया 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के। सेकेंड अब यहाँ सारे ऑप्शन देखिए, घंटे 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 सब घंटे में दिए गए हैं। अगर घंटे को सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करना होगा, घंटे को सेकंड में चेंज करने के सबसे पहले तो मिनट में चेंज करेंगे, और आपको मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो गुणा 60 करेंगे, और सेकेंड में चेंज करना है तो फिर से 1 मिनट में जो आपका सेकंड होता है वो 60 होता है, तो फिर से 60 से गुणा करना पड़ेगा। कहने का मतलब 6 गुणे 60 गुणे 60। और यहाँ भी अगर ऐसे ही चेंज करेंगे, सब में यही चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये सेकंड ऐसे ही तो कन्वर्ट होते हैं, अगर इसमें से किसी के भी बराबर मान आ गया वही उत्तर होना चाहिए। इसमें से किसी के भी बराबर मान आ गया वही क्या होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं ज़रा। अगर कहा गया है 15 दिन, तो 15 दिन एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। और 24 घंटे को अगर हम चेंज करना चाहें किसमें, मिनट में, मिनटों की संख्या कही गई, तो मिनट मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो गुणा 60 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका, अब देखिए इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर किसी का गुणा करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप लेंदी कर लेंगे क्वेश्चन को। आसान तरीका क्या है, आप सीधे से इसको भी आप फैक्टर कर लीजिए। जैसे इसको आपको यहाँ पर देखिए 2 60 मिल रहा है हर ऑप्शन में, तो 2 60 आपको बनाना। कैसे, ये 15, और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 3। 8 गुणा 3 का मतलब हम सबका देखिए फैक्टर कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, और इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। ठीक है, और ये 60। यदि हम बात करें 3 5 15 और 15 चौके 60, इतना 60 बन गया है, और गुणे 3 दूना 6 और गुणा 60। अब बताइए ये इसके बराबर कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, 6 गुणे 60 गुणे 60, यही उत्तर हो गया आपका। ठीक है, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, आप केवल समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आसानी से आपके सारे क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं एकदम से। ठीक है, कर सकते हैं आप। चलिए, गणित में आपके पूरे के पूरे मार्क जो हैं मिलेंगे आपको परीक्षा में, यदि आप सीख कर जाते हैं, करके जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए, संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के इतने लीटर में जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में 12 लीटर इतने जूस प्रयोग में लाया जाता है, और शेष बोतलों में कह रहे हैं भरा जाता है, जहाँ प्रत्येक बोतल में 250 ml जूस आता है। यहाँ पर आता है लिखा होना चाहिए था। ठीक है, आता है। बोतलों की संख्या पूछी गई कितनी हो जाएगी, समझिएगा जरा। 15 लीटर और 286 का मतलब हो गया ये 15.286 ml, मतलब 15.286 लीटर। ठीक है, क्योंकि 286 ml का मतलब 1000 ml होता है 1 लीटर में। ठीक है, तो इसका मतलब हम दशमलव के 3 स्थान पहले, मतलब दशमलव जो लगेगा वो 3 स्थान पहले हो जाएगा, तो 15.286। इसमें से 19 लीटर 714 मीटर मिली जूस में मिलाया गया है क्या, गाजर का, तो ये भी मिला दीजिए इसमें ज़रा। 19.714 ये भी मिला दिया गया, ये मिला देंगे मतलब जोड़ा गया। तो 6 4 हो गया 10, 8 1 9, और 7 2 हो गया 9, और ये यहाँ पर जोड़ दीजिए इसको। तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 4 10 हुआ, 8 1 9 और 1 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया। यहाँ पर आप दशमलव, और 9 5 हो गया आपका 14, और 1 15, और ये हो गया 3 35 लीटर। तो इसका मतलब 35 लीटर कुल मिला के आपके पास ये हो चुका है। उसके बाद करें 12 लीटर 750 ml जूस प्रयोग में लाया जाता है, इतना प्रयोग में लाया गया है। तो प्रयोग में ला गया, इसका मतलब वो हटा दीजिए जो कि प्रयोग हो चुका है, भाई इसको हटाइए यहाँ से। तो इसको जब हटा देंगे तो आपके पास बचेगा, इधर देखिए ये 1000 मान के चलिए, और 250 750 जाएगा, 250 बचेगा। इधर देखिए 34 में से 12 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 22.250 लीटर बच जाएगा। 22.250 लीटर का मतलब हो गया। अब कह रहे हैं शेष को बोतलों में भर दिया गया। अब ये जो बचा है इसको बोतलों में भर दिया गया, लेकिन बोतल में आता कितना है, 250 ml आता है, 250 मिली आता है। तो एक बोतल में यदि 250 ml आता है तो इस इतना सारा जो आपका इतने लीटर जो जूस है वो कितनी बोतलों में भरा जाएगा, 250 से भाग कर दीजिए। तो इसको हम भाग कर देते हैं 250 ml से, मतलब कि 250 ml से हमको भाग कर देना है। 250 ml का मतलब हो गया 0.250 लीटर। ठीक है, दशमलव बराबर स्थान पर हटा देंगे और भाग करेंगे, तो यहाँ से 1 0 हटा के आप देखिए भाग करिए, तो 25 से आप इसको भाग करेंगे तो 25 8 200, 25 से 8 बार में लग जाएगा, 25 8 200,
8 तो 3 ऑप्शन में है, तो इसका मतलब आगे जो बच रहा है 22, मतलब 225 हो गया, और 25 नवैया 225, इसका मतलब 89 सही उत्तर हो जाएगा। बोतलों की संख्या कितनी आएगी? 89। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि फलों के मूल्य प्रति केजी दिया गया है, प्रति केजी नीचे दिए गए हैं। खरबूजा इतने रुपए में, चेरी इतने रुपए में, अंगूर, सेब, ये रेशमा ने इतने इतने केजी के खरीदा है, सारी चीज़ें खरीदी हैं। फिर इसमें कहा गया है कि भाई आपको दुकानदार, उसने यहाँ पर होना, उसने दुकानदार को 500 रुपये का एक नोट दिया, तो अब उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? ठीक है, तो वापस कितने मिलेंगे ये निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप देखिए कितनी कौन सी सामान ली गई। यहाँ पर देखिए खरबूजा 18.50 रुपये में मिल रहा है, और खरबूजा लिया गया है 4.5 केजी। 4.5 केजी का मतलब 9/2 केजी। 9/2 केजी के हिसाब से देखिए खरबूजा कितने रुपए का मिल रहा है। तो यहाँ से अगर 2 से इसको डिवाइड करें, 2 9 18 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसका गुणा करेंगे 9 पचे 45 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 और 4 22 हो जाएगा, और 2 हो गया हासिल, 9 9 81 और 2 हो जाएगा 83। कहने का मतलब 83.25 रुपये में खरबूजा हो गया। इतने का खरबूजा ले लिया गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि भाई 83.25 का हो गया है खरबूजा। ठीक है, चेरी की बात कही जा रही है। चेरी यहाँ पर देख लीजिए, चेरी का दाम दिया कि 1 केजी 200 ग्राम। 1 केजी 200 ग्राम का मतलब हो गया 1.200। ठीक है, इसको अगर हम देखें ये कितने रुपए की खरीदी गई है, तो 12 दूना हो जाएगा 24। ठीक है, 12 दूना 24 हो गया, और 12 सती हो जाएगा 84, और 2 86, और यहाँ पर ये 2 जीरो लगेंगे 3 स्थान पे, इसका मतलब 86.40 रुपये। ठीक है, तो चेरी खरीदी गई है 86.40 रुपये में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंगूर की बात कही गई, तो अंगूर कितना? 1 सही 3/4। 1 सही 3/4 का मतलब 4 एकम 4 और 3 7/4। तो 7/4 केजी खरीदा गया। 7/4 केजी निकाल लीजिए। यहाँ से जब हम 7/4 निकालेंगे तो देखिए 4 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 तियाँ 12 हो जाएगा 0.0, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 30.15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30.15, और गुणे 7, 7 पचे हो जाएगा आपका 35, 7 पचे 35 हो गया, और 7 एकम 7 और 3 हो गया आपका 10। ठीक है, 7 से गुणा कर लेंगे, 7 पचे 35 के पास, 7 एकम 7 3 10, और फिर आप गुणा करेंगे, 7 यहाँ पर 0 था। ठीक है, और 7 3 21। ठीक है, 211.05 की हो गई। तो ये आपकी हो जा रही है क्या? चेरी। ठीक है, तो यहाँ पर चेरी हो गई आपकी 211.05 की, 211.05 की। अब आगे देखेंगे सेब कितना खरीदा गया है। तो सेब देख लीजिए, यहाँ पर सेब के खरीदे गए हैं, यहाँ पर कुछ गलती कर दी हमने, सॉरी, ये अंगूर की बात कही गई थी, 250 ग्राम था केवल, ये हमने निकाल दिया 7/4। चलिए कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अंगूर भाई इतना नहीं खरीदा गया है, ज़्यादा खरीदवा दिए इसको। ठीक है, अंगूर जो खरीदा गया है वो केवल 250 ग्राम है। 250 ग्राम का मतलब 1/4 केजी है ना। 250 ग्राम का मतलब कितना होता है? 1/4 केजी। तो 250 ग्राम का मतलब हो गया 1/4 केजी निकालिए केवल। तो 4 तियाँ 12 0, और ये 15, 30.15 रुपये का खरीदा गया है। यहाँ पर अंगूर जो खरीदा गया है वो खरीदा गया है आपका 30.15 रुपये का। तो इसको निकाल लीजिए भाई, 30.15 रुपये का। काउंट ही करना है और कुछ नहीं करना है। सारे आपको दशमलव में प्राइस दिया गया है। एग्जामिनर जो है आपका यही नॉलेज चेक करना चाह रहा है कि आप इसको कैसे करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आगे जो दिया गया 7/4 केजी वो सेब खरीदा है। 7/4 केजी इसका निकाल लीजिए, ज़रा बताइए कितना हो जाएगा। तो 7 से आप 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 एकम 4, 4 नवैया 36 हो जाएगा, 4 छंग 24 और 19.60 का। और यहाँ पर 7 से 7 0, 7 छंग 42 और 7 9 63 और 4 67। ठीक है, और 7 एकम 7 और 6 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 113, ये 137.20। अब ज़रा जोड़ लीजिए, सारा सामान तो हो चुका है आपका। यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 और ये हो गया 3 4 3 7 और 1 8 और 8 2 10। यहाँ पर देखेंगे
4 6 4 10 और 7 17, ठीक है, 9 8 दूनी 16 और 17 17 3 20 3 23, ठीक है, 2 हासिल हो गया और ये 2 1 3 337। यदि 337 और अब देखो कह रहा है कि 500 दिए हैं, यदि 500 दे दिए हैं तो भाई इसका मतलब 337 रुपये ले लिए जाएंगे तो बचेंगे कितने? यदि 500 में से आप 337 हटाएंगे तो आपके पास जो रुपया होगा 163 रुपये। क्लियर है? तो ये आंसर हो गया सीधा सा, ठीक है। तो यही आपको काउंट करना होता है। इसकी गणना दशमलव में कैसे करते हैं सीख लीजिए। जैसे आसान रहेगा वैसे आप करिए। जहाँ पर आपको आसान है पॉइंट में कर लीजिए, जहाँ पर आपको भिन्न में आसान है भिन्न में कर लीजिए और सीधे से काउंट करके निकाल दीजिए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भाई साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर और गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप दी गई, पेटी की माप दी गई है, तो जितनी पेटी का माप होगी उसी में तो सारे साबुन रखे जाएंगे। तो आप एक पेटी का आयतन निकाल लीजिए और उसमें एक टिकिया का आयतन निकाल लीजिए। जितना टिकिया का आयतन होगा उतनी ही तो जगह घेरेगी, उतनी ही जगह घेरी जाएगी इसके द्वारा। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे भाई? आयतन ज्ञात करने का मतलब घनाभ है और घनाभ में आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, जिस फॉर्मेट में दिया गया है आपको, ठीक है। तो पेटी का पहले आयतन देखिए, 56 सेंटीमीटर है, ये 0.4 मीटर है। मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। 0.4 मीटर का मतलब हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसको भाग कर दीजिए एक टिकिया के आयतन से। एक टिकिया का आपका आयतन कितना हो जाएगा? 7 गुणे 5 गुणे 2.5। 1 दशमलव अगर हटाओगे आप तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। 25 से ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 से ये 8 बार में कट जाएगा और 7 से ये 8 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 640। एक पेटी में आएंगे कितने? 640। एक पेटी में 640 टिकिया अगर आएंगी तो पूछा, यहाँ पर कहा जा रहा है 2 पेटियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है कितनी, वो पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि 2 पेटियाँ हैं, समझना यहाँ पर 2 पेटियाँ, एक पेटी में 640 आएगा, 2 पेटियों में कितना आ जाएगा? ये आपका 1280 आ जाएगा। जल्दबाजी नहीं करना, समझ लेना, नहीं तो आंसर आप गलत लगा के आएंगे। 640 भी दिया गया है, ठीक है। तो आसानी में करेंगे, आराम से करेंगे, उत्तर आपको सही मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस प्रश्न में कहा जा रहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। यदि लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है तो समझिए ज़रा। तो लंबाई यदि हम चौड़ाई की 3 गुना है तो इसका मतलब यदि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 3x, ठीक है। ये चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ये ब्रेथ की बात कर रहे हैं और ये लेंथ की बात कर रहे हैं। 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। इसकी चौड़ाई जो है एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 है। तो वर्ग का परिमाप होता क्या है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा दिया गया है आपको 72। इसका मतलब इस वर्ग की जो भुजा निकलेगी ये कितनी निकलेगी? 18। तो अगर वर्ग की भुजा 18 है तो आपका इसका मतलब ये हो गया कि इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। तो इसकी चौड़ाई जो आएगी एक वर्ग के भुजा के आधा आएगी। तो भुजा आ रही है कितनी? 18। तो इसका आधा हो जाएगी, मतलब ये 9 हो जाएगी। और ये 9 हो जाएगी तो ये जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए जो आपको दिया गया। तब आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई। आप अगर इससे निकालेंगे तो 2 इंटू लंबाई कितनी है? 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36। तो कितना हो गया? 72, ठीक है। तो यही कहा गया कि आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। तो ये तो यहाँ भी 72 आ रहा है। 27 और 9 ये हो गया, ठीक है। 36 और 36 दूना 72 और इसका भी परिमाप 72 है। ये बात तो सही है। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। तो आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम नहीं, बराबर है। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यदि हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा कितना? 324। और जब हम इसका निकालेंगे तो आपको मालूम है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे
चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब 27 गुणा हमको 9 करना है, और 9 सत्ते 63 और 9 दूनी ये 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। ये नहीं आ रहा है बराबर, तो इसका मतलब आयत वर्ग और आयत के दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, ये गलत है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक नहीं कम है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है वो चूज करना है। यहाँ पर देखिए 2005 ग्राम 2.005 kg बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 kg, 2000 ग्राम बराबर 2 kg, और 5 ग्राम ये अगर आ रहा है तो 5 दशमलव के भाई 3 स्थान पे लग जाएगा। ये बिल्कुल बात सही है। फिर कहा गया किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 है, चौड़ाई 15 है और ऊंचाई 40 है, उस घन के आयतन जिसकी भुजा 0.3 मीटर है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, अब जरा इसको करके देखिए बराबर है क्या, देखते हैं। आयतन होता है घनाभ का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 45 गुणे 15 और गुणे 40 दिया गया है आपको, ठीक है। तो आपने कर लिया। और अब देखो किसके बराबर है, घन के आयतन के। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा कितनी है 0.3 मीटर। ये मीटर है, ये सारे सेंटीमीटर में दिए गए थे घनाभ की भुजाएं। इसको भी अगर आप चेंज कर लोगे सेंटीमीटर में तो 30 लिखा जाएगा। इसका मतलब 30 गुणा 30 और गुणा 30, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करिए, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, जरा देखते हैं। कौन सा सही नहीं है ये चूज करना है। इसको देखते हैं जरा। तो 1 से 1 0 आप हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है। 15 से आप 2 बार में इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 से इसको 2 बार में कर सकते हो, ठीक है। और ये हो जाएगा 45 दूना 90 इधर भी है और 30 या 90 इधर भी है, ठीक है। ये दोनों हो रहे हैं बराबर, ये भी बात बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखें। 10 का शतांश 0.1 है। शतांश का मतलब 10/100, और 10/100 का यदि मान निकालोगे तो 0 हटाओगे, एक स्थान या 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा, जो कि बात बिल्कुल सही है। इधर 0 नहीं लिखा उसका कोई मतलब नहीं है, 0 लिखा जाए या ना लिखा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये बात भी सही है, इसका मतलब यही वाला गलत निकलना चाहिए। इसको देखोगे लिखा 55 लीटर 55 ml 55.55 लीटर, नहीं ये गलत हो गया। इसको लिखना चाहिए था 55.055 लीटर, ठीक है, तब सही होता, ठीक है। तो इसका मतलब यही वाला गलत है। क्लियर है? तो ये आज के जो है आपके क्वेश्चन थे आज की क्लास के। और यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और भी चाह रहे हैं कि आपको प्रश्न करवाए जाएं, तो हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे आपको लगातार ऐसे प्रश्नों को देते रहें, और साथ में जो गणित के शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करते हुए आपको सॉल्व करवाएं, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और कमेंट के माध्यम से हमें अपनी बात ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।